हेलो दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं बैंक और वित्तीय बाजार यानी इकोनॉमी का दूसरा रिवीजन, दूसरी यूनिट का रिवीजन है। इसे कई क्लासों में निपटाया जाएगा। वह मुद्रा करेंसी क्या है? ऐसी कोई भी वस्तु जो विनिमय का माध्यम है, मुद्रा कहलाती है। यह भौतिक आभासी हो सकती है, लेकिन सरकार के द्वारा समर्थित या बिना सरकार के समर्थन की भी हो सकती है। लोगों द्वारा स्वीकार हो, उसकी मुख्य विशेषता है कि उसे लोगों द्वारा स्वीकार होना चाहिए, चाहे वो भौतिक हो या आभासी हो, सरकार द्वारा समर्थित हो या बिना सरकार के समर्थन हो, तो वो मुद्रा कहलाएगी। सामान्य शब्दों में मुद्रा विनिमय का माध्यम है, इसे करेंसी भी कहते हैं। यह एक ऐसा माध्यम है जिसे विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं को कीमतों में व्यक्त किया जाता है। आर्थिक रूप से प्रत्येक सरकार की अपनी एक मुद्रा प्रणाली होती है, यानी प्रत्येक सरकार की अपनी एक मुद्रा होती है। दुनिया भर में वित्त पोषण और अंतर्राष्ट्रीय विनिमय के लिए क्रिप्टो करेंसी भी विकसित की जा रही है। अब वस्तु विनिमय प्रणाली को अक्षमताओं के कारण धन की आवश्यकता उत्पन्न की है, यानी पहले वस्तु के बदले वस्तु देते थे, उसकी आवश्यकताओं के वो पूरी नहीं थी, इसलिए धन का मतलब मुद्रा का प्रयोग करना चालू हुआ। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या थी? यह विनिमय की एक प्रणाली है जहां लेन देन में भाग लेने बदले में सीधे किसी अन्य सामान या सेवाओं के लिए वस्तु सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, यानी एक चीज को लेने देने के लिए वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। उदाहरण के लिए आलू चाहिए तो प्याज का आदान प्रदान किया जा सकता है, दाल के बदले चावल का किया जा सकता है। वस्तु विनिमय प्रणाली द्विपक्षीय या बहुपक्षीय हो सकती है। वस्तु विनिमय में मुद्रा शामिल नहीं होती, इसमें मुद्रा शामिल नहीं है, वस्तु के बदले वस्तु ली जाती है। व्यक्ति किसी वस्तु का आदान प्रदान करके वस्तुएं खरीद सकता है। और वस्तु विनिमय प्रणाली की सीमाएं, क्या सीमाएं थी? तो आवश्यकता के दोहरे सहयोग की कमी, यानी दो पक्षों के बीच वस्तु विनिमय होने के लिए दोनों पक्षों को वही वस्तु होनी चाहिए जो दूसरा चाह रहा है। फिर मूल्य के सामान्य माप का अभाव, माप भी नहीं थी कि कितने किसको ने लिया है। मौद्रिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा विभिन्न वस्तुओं के मूल्य के माप की भूमिका निभाती है। मुद्रा तो मापती है कि इसका मूल्य कितना है, इसलिए उनके मूल्यों का एक दूसरे के खिलाफ मूल्यांकन किया जा सकता है। वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था में यह महत्वपूर्ण भूमिका जबकि अनुपस्थित थी, यानी वस्तु विनिमय मूल्य के माप की भूमिका अनुपस्थित थी। वस्तु के मामले में दो भागों में विभाजित होने पर वस्तु का हो सकता है मूल्य कम हो जाए। दाल चावल तो है नहीं, यदि कोई वस्तु ऐसी है तो उसका मूल्य कम हो सकता है दो भागों में बांटने पर। कुछ वस्तुओं की अभाज्यता या वस्तु विनिमय प्रणाली उस पर लागू नहीं होती जो वस्तुओं के मामले में दो भागों में विभाजित होने पर अपना मूल्य खो देती है, तो अभाज्यता हो जाती है, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली उन पर लागू नहीं होती जो वस्तुओं के मामले दो भागों में विभाजित हो सकती है, तो वो अपना मूल्य खो देगी। उदाहरण के लिए गाय का मूल्य 2 बकरियों के बराबर है। इसका तात्पर्य है यदि किसी व्यक्ति को गाय के बदले में एक बकरी की आवश्यकता है तो अपनी आधी गाय का त्याग करना पड़ेगा, तो गाय का तो मूल्य खत्म ही हो जाएगा, फिर कैसे आधी गाय का त्याग कर सकता है। फिर अस्थिरगित भुगतान के लिए मानकों का अभाव, यानी अस्थिरगित यानी आज भुगतान नहीं किया बाद में कल परसों कर देंगे, तो वे भुगतान जो भविष्य में किए जाते हैं जैसे ऋण है और ब्याज है, तो इसके भुगतान के लिए कोई माप नहीं है। चूंकि वस्तुओं का उपयोग वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय के माध्यम के रूप में किया जाता है, इसलिए अस्थिरगित भुगतान करना मुश्किल है, क्योंकि इस तरह के भुगतान करने के लिए कोई मानक नहीं है। फिर धन का संचय करने में कठिनाई, यदि कोई समाज विशेष रूप से खराब होने वाली वस्तुओं पर निर्भर करता है तो भविष्य के लिए धन का भंडारण करना अव्यवहारिक हो सकता है। अब खराब हो जाएगी वस्तु तो उसका भविष्य में क्या मूल्य रह जाएगा, इसलिए वो वस्तु विनिमय प्रणाली की सीमाएं थी। मुद्रा का विकास, आधुनिक बैंकिंग प्रणाली में जाने से पहले मुद्रा लंबे विकास के दौर से गुजरी। कुछ चरण जिनके माध्यम से मुद्रा का विकास हुआ वे इस प्रकार है, जैसे कमोडिटी मुद्रा। पहले कमोडिटी मुद्रा, कमोडिटी मुद्रा का अर्थ है कि प्रारंभिक काल में कुछ वस्तुओं की उनके उपयोग के लिए दूसरों की तुलना में अधिक उपयोग किया जाता है, यानी अधिक मांग थी, जैसे ऐसी वस्तुओं ने मुद्रा का रूप धारण कर लिया, यानी विनिमय के माध्यम बन गई। वो लोग कमोडिटी मुद्रा के रूप
रूप में नमक का, चावल का, गेहूं का और गाय का इस्तेमाल अधिक करते थे, तो उसे लेन देन कर लेते थे। लेकिन मुद्रा की अपर्याप्तता के कारण धातु मुद्रा का फिर विकास हुआ। लेकिन ये भी अपर्याप्त थे तो धातु मुद्रा का विकास हुआ। धातु मुद्रा धातु की खोज के साथ अभाज्यता यानी उसे विभाजित किया जा सकता था, आसान परिवहन था, यानी लोग मूल्यवान इसके उपयोग के लिए मूल्य का मापन कर सकते थे, इसलिए धातु का उपयोग हुआ। वजन की एक रूपता थी, यानी उसके वजन को मापा जाता था, उस धातु की शुद्धता को मापा जाता था, जो मुद्रा के विकास की ओर ले गया इसे। फिर आरंभ में धातु मुद्रा का कोई निश्चित आकार नहीं था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो जैसे स्थलों पर वस्तुओं के आदान प्रदान के साधन के रूप में धातु के सिक्के का उपयोग किया गया है। महाजनपद काल आया तो महाजनपद काल में पंचमार्क और आहत सिक्के के रूप में मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ हो गया। दिल्ली सल्तनत काल में टंका यानी चांदी के सिक्के और जीतल तांबे के सिक्के प्रयोग हुए। कागजी मुद्रा, फिर कागजी मुद्रा का आविष्कार मुद्रा के विकास की एक बहुत महत्वपूर्ण था। तो कागजी मुद्रा जो है का आविष्कार मुद्रा के विकास में महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि कागजी मुद्रा देश के केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई द्वारा, जैसे केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रित और विनिमय किया जाता है। भारत के मामले में यह आरबीआई करता है, यानी भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है, तो आरबीआई मुद्रा को यानी कागजी नोट को बनाता है और उसे विनिमय करता है। सिक्कों के साथ साथ कागजी मुद्रा का उपयोग सार्वभौमिक हो गया है। अब फिर है निकट मनी यानी नैरो मनी। लोग नकदी का हिस्सा बैंकों में जमा कर देते हैं जिससे भविष्य में चेक के माध्यम से निकाल सकते हैं। चेक क्या है? तो चेक व्यावसायिक लेन देन के बड़े हिस्से यानी बहुत ज़्यादा पैसा लेन देन करना है, किसी को देना है, तो कागजी मुद्रा को साथ ना लेकर उसे कागजी मुद्रा को बदल दिया जा सकता है, यानी चेक पर लिख दिया जाता है अपना नाम, नंबर, खाता और अकाउंट अपने साइन कर दिए जाते हैं, तो चेक के माध्यम से वो व्यक्ति ले सकता है। चेक एक प्रकार की मुद्रा नहीं है, लेकिन क्योंकि यह बैंक जमा धारक से किसी अन्य व्यक्ति के खाते में आवश्यक धन यानी कितना धन हस्तांतरित होना है, एक हस्तांतरित करने का निर्देश है कि आप हमारे खाते से अपने खाते में पैसा दे सकते हैं। इसलिए चेक अपने आप में मुद्रा नहीं बल्कि मुद्रा के रूप में कार्य करता है, यानी मुद्रा के रूप में कार्य करता है, मुद्रा नहीं है। फिर प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी का नवीन प्रकार की मुद्रा प्लास्टिक मुद्रा है। जैसे प्लास्टिक मुद्रा आमतौर पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड को संदर्भित करती है। इसे रोजमर्रा के भुगतान के लिए नगद के विकल्प के रूप में माना जाता है, यानी आपको रोज भुगतान करना है तो नगद पैसे की जगह डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से आप भुगतान कर सकते हैं। इनका उद्देश्य रोजमर्रा के भुगतान के लिए नकदी ले जाने की आवश्यकता को दूर करना है। डिजिटल मुद्रा। मुद्रा का एक नवीनतम प्रकार डिजिटल मुद्रा है। इसे वर्चुअल मुद्रा भी कहते हैं। यह डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध है, डिजिटल रूप में और इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध है। स्मार्टफोन, इंटरनेट जैसी तकनीक के माध्यम से डिजिटल मुद्रा ट्रांसफर की जा सकती है। क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल आभासी मुद्रा है जो सुरक्षा के लिए क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करती है। ये सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं है, यानी सरकार इसका नियंत्रण नहीं करती। इस तरह की बाजार में देश विदेशों में ये चलती हैं। बिटकॉइन हो गया, इथेरियम, लाइटकॉइन और रिपल, ये क्रिप्टो करेंसी चल रही हैं। भारत ने ई-रुपया जारी किया डिजिटल मुद्रा के रूप में। भारत ने 1 दिसंबर 2022 को अपने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC या डिजिटल ई-रुपया लॉन्च किया है। यह नकदी का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण है और मुख्य रूप से खुदरा लेन देनों पर लक्षित है। ये पायलट परियोजना के रूप में आरंभ में 4 शहरों में लागू किया गया, मुंबई में, दिल्ली में, बेंगलोर में और भुवनेश्वर में। तो भारत का ई-रुपया चालू है अब। मुद्रा के कार्य क्या हैं? तो मुद्रा के कार्य प्राथमिक कार्य होते हैं, द्वितीयक कार्य होते हैं और आकस्मिक कार्य होते हैं, यानी अचानक जो कार्य करती है। तो मुद्रा के इस तरह से 3 प्रकार के कार्य होते हैं। प्राथमिक कार्य यानी प्रथम रूप से काम क्या है, तो वह विनिमय का माध्यम है, यानी एक दूसरी जगह से लेन देन का माध्यम हो सकता है, और मूल्य का मापक, किसी वस्तु का मूल्य मापक करता है, ये उसके पहले काम है।
तो विनिमय के माध्यम के रूप में क्या करता है, लेन देन को सुविधाजनक बनाने के लिए मुद्रा का उपयोग विनिमय के माध्यम के रूप में किया जाता है। यह वस्तु विनिमय प्रणाली की अक्षमता को समाप्त करता है जैसे कि इच्छाओं का संयोग। किसी व्यक्ति की कोई इच्छा है तो उसके अनुसार वो अपना लेन देन कर सकता है, तो विनिमय का माध्यम के रूप में कार्य करता है, पहला काम इसका। फिर मूल्य के मापक यानी मुद्रा मूल्य के मापक के रूप में कार्य करता है। विभिन्न वस्तुओं को कीमतों में दर्शाया जाता है, यानी मुद्रा में व्यक्त कीमतों के आधार पर दो वस्तुओं सापेक्ष मूल्य की तुलना करना सरल हो जाता है कि दोनों वस्तुओं का मूल्य क्या है और कितने में कौन वस्तु खरीदी जा सकती है। इस प्रकार मुद्रा विनिमय के सामान्य मापक की भाव की समस्या को हल कर देता है, यानी वस्तु विनिमय मापक का अभाव था तो उस समस्या को ये हल कर देता है। अब इसके गौण कार्य यानी द्वितीयक कार्य क्या है कि और क्या करती है, मुख्य काम तो यही है। द्वितीयक काम क्या कर सकती है, तो द्वितीयक कार्य में स्थगित भुगतानों का मापन करना है। मुद्रा उन लेन देनों को सुगम बनाती है जिनका तुरंत निपटान नहीं हो पाता है लेकिन जिनके भविष्य में भुगतान की आवश्यकता होती है, यानी तुरंत लेन देन नहीं करना, भविष्य में भुगतान करना है तो उसका मूल्य माप के भविष्य में भुगतान करने के लिए तैयार है। मूल्य का संचय भी किया जा सकता है, यानी मुद्रा का उपयोग वर्तमान उपभोग के लिए किया जा सकता है और समय अवधि यानी आगे की समय अवधि में रखा जा सकता है और भविष्य के भुगतान के लिए भी उपयोग किया जा सकता है, यानी भविष्य में भुगतान करेंगे तो उसके लिए भी इसको रखा जा सकता है। मूल्य का हस्तांतरण भावी भुगतानों का आधार मुद्रा के मूल्य में स्थायित्व होता है, यानी इस कारण कोई भी विक्रेता भविष्य में माल का मूल्य लेने के लिए तैयार हो जाता है। भविष्य में भी हस्तांतरण हो सकता है, यानी भविष्य में भी भुगतान मुद्रा के रूप में ही वो प्राप्त करेगा। मुद्रा उधार देने उधार लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये मुद्रा का कार्य पूर्व निर्धारित भविष्य की तारीख पर भुगतान को स्थगित करने की अनुमति देता है कि हाँ भविष्य में आप भुगतान कर सकते हैं, क्योंकि उसे भरोसा होता है तो इसका निश्चित मान होता है। इसलिए तो मूल्य का हस्तांतरण तो गौण कार्य में स्थगित भुगतानों का मापन करना, मूल्य का संचय करना और मूल्य का हस्तांतरण करना दोनों शामिल है। अब है आकस्मिक कार्य। आकस्मिक क्या कार्य करती है, तो साख का आधार है, यानी साख यानी किसी को कोई चीज़ बनानी है, शाखा का विस्तार करना है तो शाख का आधार पैसा ही है। फिर आय के वितरण में सहायक है। आय किसी की सेवा के बदले उसको जो आय दी जाती है तो आय के वितरण में सहायक है। पूंजी की तरलता में वृद्धि करती है और भावी निर्णय लेने में भी सहायक है। किसी भी निर्णय के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। और दिवालियापन का आधार है, यानी गारंटी देती है कि यदि व्यक्ति के पास पैसा है तो वो दिवालिया नहीं है। वह मुद्रा के गुण। मुद्रा के क्या गुण हैं, तो मुद्रा प्रतिस्थापिता का गुण है, यानी व्यक्तिगत इकाई है, परस्पर प्रतिस्थापिता के लिए सक्षम होनी चाहिए, यानी परस्पर एक दूसरे से प्रतिस्थापित है, एक दूसरे के उपयोग कर सकते हैं। फिर स्थायित्व है कि बार बार उपयोग करने में भी सक्षम है, एक मुद्रा का बार बार उपयोग कर सकते हैं, आसानी से ले जाया जा सकता है तो बार बार उपयोग कर सकते हैं, आसानी से ले जा सकते हैं और एक दूसरे की तरह परस्पर प्रतिस्थापित भी कर सकते हैं। मुद्रा के दोष क्या हैं, तो ये धन और निर्धन के बीच धनी और निर्धन व्यक्तियों को बनाती है और तो असमानता उत्पन्न करती है मुद्रा। फिर पूंजीवाद के दोष आते हैं और नैतिक पतन होता है। लोग धन के पीछे ही पागल होते हैं तो नैतिक पतन भी होता है। मुद्रा मूल्य में अस्थिर है, लेकिन अस्थिर क्या है कि कभी कोई वस्तु उतनी ही मूल्य में मिल रही है तो कभी ज़्यादा मूल्य में मिल रही है, तो मुद्रा स्फीति और मुद्रा का संकुचन होता है। ऋण ग्रस्तता में वृद्धि होती है, या लोग मुद्रा को उधार ले लेते हैं और फिर ऋण नहीं चुका पाते तो ऋण ग्रस्तता में वृद्धि होती है, अपर्याप्तता में वृद्धि होती है। तो मुद्रा के दोष हैं। ग्रेसन का नियम कहता है यदि किसी अर्थव्यवस्था में बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। जब कभी एक ही मूल्य के धातु के सिक्के कीमती धातु के मूल्य के सिक्कों का उपयोग किया जाता है तो दोनों कानूनी निमित्त के रूप में कार्य करते हैं, तो अधिक मूल्य की वस्तु धीरे धीरे प्रचलन से गायब हो जाती है। तो अधिक मूल्य की वस्तु जो है गायब हो जाती है और मार्केट में वो
खराब मुद्रा ही शेष रहती है क्योंकि लोग उसे जमा कर लेते हैं अपने पास। फिर है फिएट मनी। फिएट मनी से तात्पर्य सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले धन से है, जो सोना चांदी जैसे भौतिक वस्तुओं के समर्थित नहीं होती है, बल्कि उसे जारी करने वाली सरकार द्वारा समर्थित होती है। इस प्रकार के धन को कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता है, मतलब आंतरिक मूल्य यानी वो कागज के नोट है तो उनका क्या आंतरिक मूल्य है, उस पर लिखी जो कीमत है उसकी कीमत है। आंतरिक मूल्य नहीं होता, बल्कि अपना मूल्य जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा दी गई गारंटी से प्राप्त करते हैं। भारत में करेंसी नोट और सिक्के फिएट मुद्रा का उदाहरण है। फुल बॉडी मनी। फुल बॉडी मनी यानी मुद्रा की कोई भी इकाई जिसका अंकित मूल्य आंतरिक मूल्य के बराबर होता है उसे पूर्ण मुद्रा कहते हैं, यानी फुल बॉडी मनी। यानी मुद्रा को यदि पिघल लगाएंगे तो उतना ही मूल्य से रहेगा उसका। हॉट मनी क्या है? तो हॉट मनी वह पूंजी है जिसे निवेशक क्या करते हैं, शेयर बाजार में उच्च अल्पकालिक ब्याज दरों से लाभ उठाने के लिए नियमित रूप से आर्थिक व्यवस्था में वित्तीय बाजार में बीच लाते हैं। यानी बहुत थोड़े समय के लिए ब्याज से लाभ उठाने के लिए मुद्रा को पूंजी बाजार में लगा देते हैं, तो वह हॉट मनी। ऐसी मुद्रा जिसके पलायन की प्रवृत्ति अधिक होती है। हॉट मनी सामान्यतः विदेशी निवेशक जो भारत के शेयर बाजार में निवेश करते हैं उनकी मुद्रा हॉट मनी कहलाती है, तो वो हॉट मनी है। अब हेलीकॉप्टर मनी या हेलीकॉप्टर ड्रॉप। हेलीकॉप्टर मनी या हेलीकॉप्टर ड्रॉप का तात्पर्य अधिक व्यय, कर कटौती आदि जैसे उपायों के माध्यम से अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति बढ़ाने से, धन आपूर्ति बढ़ती है इससे। जैसे जब कोई अर्थव्यवस्था सरकार के द्वारा धन आपूर्ति में वृद्धि करती है ताकि अर्थव्यवस्था पुनः पटरी पर आ जाए और आर्थिक गतिविधियां बढ़ जाएं, तो इसे हेलीकॉप्टर मनी कहा जाता है। यानी मंदी से उभारने के लिए जो यूज की जाती है, और व्यय अधिक होगा, का सरकार का टैक्स कम लेगी और धन का अधिक बाजार में उपयोग हो, तो इसलिए हेलीकॉप्टर मनी। यह मूलतः एक वास्तविक राजकोषीय मौद्रिक नीति है जिसे अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए बड़ी मात्रा में मुद्रा छापकर उसे जनता में वितरित किया जाता है। फिर हार्ड मनी, कठोर मुद्रा। ऐसी मुद्रा जिसकी आपूर्ति कम, मांग अधिक होती है, इसे हार्ड मनी कहते हैं। यानी आपूर्ति कम होती है, मांग अधिक होती है, हार्ड मनी कहलाती है। सामान्यतः यह मुद्रा महंगी होती है, तो ये मुद्रा महंगी होती है हार्ड मनी वाली। सॉफ्ट मनी, ऐसी मुद्रा जिसकी आपूर्ति ज़्यादा और मांग कम होती है, सॉफ्ट मनी कहलाती है। तो फेस मूल्य या मेटल मूल्य क्या है? तो फेस मूल्य क्या है? उस मूल्य को कहते हैं जो कि सिक्कों पर अंकित होता है। सिक्कों या नोट पर जो अंकित मूल्य होता है उसे फेस मूल्य कहते हैं। मेटल मूल्य का अर्थ उस धातु को पिघलाने पर उसके जो मेटल का मूल्य होता है उसे बाजार मूल्य कहते हैं, उसे मेटल मूल्य कहते हैं। अब सीनियरेज क्या है? आरबीआई द्वारा किसी भी मूल्य के नोट छापने पर नोट छापती है जब आरबीआई, तो उसमें लगने वाले खर्च और नोट पर अंकित मूल्य के बीच के अंतर को बताता है सीनियरेज। यानी किसी भी नोट को छापा, उसमें 2-4 रुपए लगे तो वो, और यदि नोट कितने का छापा उसका मूल्य बाजार में तो उतने मूल्य पर वो जाएगा जितना उसका अंकित मूल्य है, तो उनके बीच का जो अंतर है उसको सीनियरेज कहेंगे। सीनियरेज वह लाभ है जो सरकार और केंद्रीय बैंकों को मुद्रा के छापने पर प्राप्त होता है। यह अंतर मूल्य रूप से नोट की छपाई और अंकित मूल्य के बीच होता है। मुद्रा की सृजन लागत कम होती है, यानी मुद्रा को छापने में कम लागत लगती है। कागज के नोट और सिक्कों के निर्माण की लागत जैसे अंकित मूल्य की तुलना में बहुत कम होती है, तो अंकित मूल्य अधिक होता है और लागत तो बहुत कम होती है। यह सरकार और आरबीआई के राजस्व का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसका लाभ उपयोग आर्थिक गतिविधियों और विकास की कार्यों में किया जाता है। उच्च मूल्य वाले नोटों में सीनियरेज अधिक होता है। जैसे 2000 रुपये का नोट छापने पर 4-5 रुपये खर्च होते हैं और सीनियरेज काफ़ी इसका अधिक होगा।
भारत में नोट छापने पर केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई रिजर्व बैंक के पास होता है। इसका नोट छापने का अधिकार सिर्फ आरबीआई के पास है। आरबीआई 1 रुपये को छोड़कर बाकी सभी मूल्य के नोट छाप सकता है, लेकिन 1 रुपये के नोट छापने का अधिकार और सारे सिक्के जो बनते हैं उसका अधिकार वित्त मंत्रालय के पास है। 1 रुपये पर वित्त सचिव के साइन होते हैं, बाकी सभी नोट पर आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं। तो केवल भारतीय रिजर्व बैंक के पास है और सब अधिकार मुद्रा को छापने का। मुद्रा आपूर्ति क्या है? मुद्रा यह किसी भी विशिष्ट समय पर जनता द्वारा रखे गए सभी प्रकार के धन या मुद्रा जमा का कुल स्टॉक है। मुद्रा आपूर्ति यानी जनता द्वारा जो बैंकों में पैसा रखा गया है उस सबका कुल स्टॉक मुद्रा आपूर्ति है। मुद्रा आपूर्ति में नगद सिक्के, चालू बचत खातों में रखी गई शेष राशि और अन्य निकट धन विकल्प भी शामिल हो सकते हैं। ये अर्थव्यवस्था के कुल क्रय की शक्ति को मापता है, यानी कितना लोग खर्च कर रहे हैं, मतलब वो क्रय कर सकते हैं उस मुद्रा से, तो वह मुद्रा आपूर्ति है। अब मुद्रा का वेग। मुद्रा के वेग से तात्पर्य क्या है? मुद्रा के वेग से तात्पर्य अर्थव्यवस्था में 1 रुपये जो है कि वस्तु सेवाएं खरीद, तो वो कितने रुपए तक की वस्तु सेवाएं खरीदने की क्षमता रखता है। वह दर जिस पर किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का आदान प्रदान होता है, मुद्रा वेग है। यानी सीधे शब्दों में कहें तो वह दर जिस पर लोग पैसा खर्च करते हैं वह है मुद्रा वेग। जीडीपी के समीकरण में मुद्रा आपूर्ति का वेग यानी जीडीपी m0 गुणा mm मुद्रा गुणांक। अब है बैंक जमा क्या है? बैंक डिपॉजिट। बैंक जमा भविष्य में उपयोग के लिए बैंकिंग संस्थानों में रखा गया धन होता है। बैंक जमा है बैंकों के स्वामित्व वाली देयता के संदर्भित करता है, यानी जमा जो है वो व्यक्ति की देयता को संबंधित करता है कि बैंक उस व्यक्ति को मांग करेगा तो उसको दे देगा। फिर मांग जमा होती है और अवधि जमा होती है। मांग जमा खाते में ऐसी राशियां होती हैं जिन्हें किसी भी समय निकाल सकते हैं आप। अपने मांग की और बस आप पैसा निकाल सकते हैं अपने खाते से। मांग जमा 2 प्रकार की होती है, चालू खाता मांग जमा और बचत खाता मांग जमा। चालू खाता मांग जमा का उपयोग व्यवसायों द्वारा, यानी कोई व्यापार कर रहे हैं तो उसमें अपने व्यापारिक लेन देन के लिए किया जाता है, क्योंकि एक दिन में लेन देन की संख्या कोई बाध्यता और प्रतिबंध नहीं होता, कितना भी लेन देन कर सकते हैं, उसकी बाध्यता नहीं होती। तो सामान्यतः बैंक चालू खाता मांग जमा में ब्याज दर की पेशकश नहीं होती है, यानी इन पे चालू खाता में वो ब्याज नहीं मिलता है। अब बचत खाता मांग जमा चालू खाते की विपरीत बचत खाते में निकासी की संख्या के साथ साथ विशिष्ट अवधि में निकासी राशि पर प्रतिबंध होता है कि निश्चित समय में निश्चित राशि ही निकल सकती है। तो ये बचत खाता मांग जमा है, इसमें निश्चित ब्याज दर प्रदान की जाती है। अब है अवधि जमा या सावधि जमा। सावधि जमा खाते का उपयोग एक निश्चित समय अवधि के लिए धन रखने के लिए किया जाता है कि निश्चित समय के लिए इतना धन रखा जाता है उसमें। और सावधि जमा धन को परिपक्वता से पहले नहीं निकाल सकते, उतने समय के लिए रखा उससे पहले नहीं निकालेंगे आप, और जो विशिष्ट समय तय किया जाता है। अब सावधि जमा 2 प्रकार की होती है, सावधि जमा और आवर्ती जमा। सावधि जमा में एक निश्चित खाता मांग जमा एक निश्चित अवधि के लिए जमा राशि की अनुमति देता है, यानी निश्चित खाते में निश्चित राशि को निश्चित समय तक के लिए रखा जाता है और परिपक्व होने पर आपको ब्याज दिया जाएगा। निश्चित यानी बैंक धारक को एक निश्चित दर पर निश्चित ब्याज दर प्रदान करता है और बचत खाते से अधिक होती है, यानी बचत खाते में जो आपको ब्याज मिल रहा था उसमें उससे अधिक मिलती है। तो ये इस तरह की एफडी टाइप की होती है, एफडी होती है सावधि जमा। फिर आवर्ती जमा। आवर्ती जमा में एक निश्चित अवधि यानी निश्चित समय के निश्चित अवधि के लिए, ये 4 साल या 5 साल, तो निश्चित अवधि के लिए नियमित अंतराल पर यानी निश्चित टाइम पीरियड के बाद हर उस समय में निश्चित राशि जमा की जाती है और बैंकों द्वारा परिपक्वता पर ब्याज सहित उसे लौटा दिया जाता है। इस जमा पर बैंकों द्वारा प्रस्तुत ब्याज दर जो है बचत खाते से तो अधिक होती है लेकिन सावधि जमा से कम होती है। अब है तरलता, यानी किसी चर में नकदी में बदलने की क्षमता, उसकी तरलता है। मुद्रा का मापन कैसे करते कि देश में कितनी मुद्रा है? किसी भी समय अर्थव्यवस्था में कुल मुद्रा
मापने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा कुछ मापकों का प्रयोग किया जाता है। केंद्रीय बैंक आरबीआई कुछ मापकों का प्रयोग करता है। जैसे भारत में मुद्रा आपूर्ति के उपयोग को M0 के साथ 4 श्रेणियों M1, M2, M3, M4 में वर्गीकृत किया जाता है मुद्रा आपूर्ति को मापने के लिए। यह वर्गीकरण अप्रैल 1977 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया था। अब है M आमतौर पर M1 संकीर्ण है, जबकि M3 सबसे विस्तृत होता है, लेकिन नीति निर्माण में M अनिवार्य रूप से केंद्रित होता है। देश में केंद्रीय बैंक पर निर्भर करता है। आरबीआई मौद्रिक समुच्चय को परिभाषित करता है, जिसमें रिजर्व मनी M0 क्या है, तो M0 आरबीआई के पास बैंकों की जमाएं हैं और आरबीआई के पास अन्य जमाएं हैं, और प्रचलन में जो मुद्रा है वो रिजर्व मनी है। इसे रिजर्व मनी दूसरा नाम हाई पावर्ड मनी या मौद्रिक आधार कहते हैं। आरबीआई की कुल देनदारियां हैं, आरबीआई को किस बैंक को, कितने व्यक्ति को क्या पैसा देना है, देनदारियां हैं। मुद्रा प्रचलन में नोट और सिक्के शामिल हैं, और प्रचलन में जो नोट हैं, सिक्के चल रहे हैं, वो शामिल है इसमें। आरबीआई के पास बैंकों की जमा राशि, आरबीआई के साथ बैंक चालू खाता जमा राशियां हैं। और M1 क्या है, तो M1 जनता के पास मुद्रा कितनी है और जनता की बैंक में जनता की जमा राशि यानी बैंकिंग संगठनों के पास मांग जमा कितनी है, और आरबीआई के पास अन्य बैंक जमा यानी आरबीआई के पास जो है जितनी अन्य जमाएं प्राप्त होती हैं आरबीआई को, जनता के पास जो मुद्रा है और जनता की बैंकों में जो जमा राशि है, उसे M1 कहेंगे। M2 क्या है, तो डाकघर की बचत जमाओं के पास बचत जमा यानी कि M2 M1 प्लस पोस्ट ऑफिस की जमाएं, पोस्ट ऑफिस यानी डाकघर की जो बचत जमाएं हैं उन्हें M2 कहें, M1 प्लस पोस्ट ऑफिस की जमा है। फिर M3 क्या है, तो M3 M1 प्लस टाइम डिपॉजिट जमा यानी जो निश्चित अवधि के लिए जमा होती हैं उसे, तो M1 प्लस टाइम डिपॉजिट जमा M3 है। M1 प्लस बैंकिंग प्रणाली के साथ सावधि जमाएं M3 कहलाती हैं। इसमें वाणिज्यिक क्षेत्रों को बैंकिंग ऋण, सरकार को शुद्ध बैंकिंग ऋण और बैंकिंग डोमेन की शुद्ध विदेशी मुद्रा संपत्ति, और जनता के लिए सरकार की मौद्रिक देनदारियाँ, बैंकिंग क्षेत्र की शुद्ध गैर मौद्रिक देनदारियाँ, ये सब सावधि जमा हैं। फिर M4 डाकघर बचत बैंकों के पास पूंजी जमा राशि यानी राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र को छोड़कर M3 आते हैं। इसमें डाकघर की जो है बचत बैंकों की पास पूरी जमा राशि है और प्लस M3 को मापेंगे और डाकघर की सभी जमाओं को, तो M4 बन जाएगा। तरलता के आधार पर M1, M2, M3, M4 आते हैं। जैसे लिक्विडिटी, जैसे तरलता से तात्पर्य मुद्रा के वेग तथा विनिमय के मध्य तीव्रता है, यानी एक वस्तु कितना बाजार में मूल्य खरीद सकती है, मुद्रा का वेग उसकी तरलता बताएगी। दूसरे शब्दों में इसे नकदी में बदलना भी ही मुद्रा की तरलता कहलाती है, और नकदी में उसे बदल देना ही तरलता है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति और मुद्रा की तरलता, मुद्रा की जो आपूर्ति यानी कितना मुद्रा बाजार में है तो उसकी मुद्रा तरलता कहलाएगी। इस तरह M1, M2, M3, M4 यानी M1 की मुद्रा तरलता सबसे अधिक और M4 की सबसे कम तरलता होती है। मुद्रा गुणांक को कैसे बताएंगे, तो मुद्रा गुणांक यानी बॉडी मनी M3 और रिजर्व मनी M0 का अनुपात, तो M3 और M0 का अनुपात जो है उसे मुद्रा गुणांक बोलेंगे। ये अर्थव्यवस्था में मौद्रिक आधार और मौद्रिक आपूर्ति के बीच संबंधों को दर्शाता है। इसे उस राशि के रूप में माना जाता है जो बैंक धन की प्रत्येक इकाई से उत्पन्न होता है। M3 बराबर M0 MM GDP। मनी मल्टीप्लायर यानी नकद आरक्षित अनुपात है। अब नया मौद्रिक समुच्चय है, इसमें M1 M0 NM0 M1 तो NM1 N2 तो NML M3 M4 है तो NM3 है, फिर L1 L2 L3 है। मुद्रा आपूर्ति पर कार्य समूह, विश्लेषण और संकल्पना की पद्धति
1998 में प्रगतिशील तरलता के मापदंडों के अनुरूप बैंकिंग क्षेत्र में बैलेंस शीट के आधार पर 4 मौद्रिक समुच्चयों की संकल्पना की सिफारिश की थी। आरबीआई ने मुद्रा के आपूर्ति के मापक के रूप में नए मौद्रिक समुच्चयों को प्रकाशित करना शुरू किया। इसमें NM0 मौद्रिक आधार है, NM1 संकीर्ण मुद्रा, NM2 NM3 बॉडी मनी है। NM0 में क्या क्या आता है? NM0 आरक्षित मुद्रा है, जिसमें प्रचलन में मुद्रा शामिल है। आरबीआई के पास बैंकों की जमा राशि, यानी प्रचलन में जो मुद्रा है, फिर आरबीआई के पास बैंक की जमा राशि है और आरबीआई के पास अन्य जमा राशियाँ मुख्य रूप से शामिल है। तो 3 चीज़ें इसमें शामिल है NM0 में। इसी तरह तो NM1 में था प्राथमिक डीलरों सहित अर्ध सरकारी और अन्य वित्तीय संस्थानों की जमा राशि। प्राथमिक डीलर कहलाते हैं बैंक के वित्तीय संस्थान और उनकी अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थानों की जमा राशियाँ हैं। विदेशी केंद्रीय बैंकों और सरकारों के खाते की शेष राशियाँ हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आदि जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के खाते हैं। NM1 संकीर्ण मुद्रा में क्या है? तो जनता के पास मुद्रा कितनी है, बैंकिंग प्रणाली में वर्तमान जमा कितनी है और बैंकिंग प्रणाली के साथ बचत जमा मांगदेय हिस्सा, यानी बैंकिंग प्रणाली का जो बचत जमा का मांगदेय हिस्सा जो उसे जनता को मांग पर लौटाना है, तो वो शामिल है। आरबीआई के पास अन्य जमा राशियाँ इसमें शामिल हैं। इस प्रकार NM1 में सर्वाधिक मुद्रा और आरबीआई सहित बैंकिंग क्षेत्र की गैर ब्याज वाली जमा राशियाँ शामिल हैं। यानी आरबीआई के पास बैंकिंग क्षेत्र की जो उसे ब्याज नहीं देना है, वो जमा गैर ब्याज राशियाँ भी शामिल हैं। NM1 प्लस FDI NM2 कहलाती है। NM1 को ले लेंगे और उसमें FD जोड़ देंगे तो वो NM2 है। ये अल्पकालिक और अल्प सावधि जमा, यानी NM2 जो है उसमें अल्पकाल की सावधि जमा 1 वर्ष तक की परिपक्वता होती है, जिनमें वे शामिल है NM2 में। NM3 क्या है? तो NM3 जो है इसमें NM2 प्लस लॉन्ग टाइम यानी FD यानी दीर्घकालिक सावधि जमा राशियाँ इसमें शामिल हैं। तो उसे और प्लस फाइनेंशियल इश्यूज शामिल है। तो ये NM3 हो गया। तरलता समुच्चय में इन नए मौद्रिक समुच्चयों के अतिरिक्त कार्य समूहों ने 3 तरलता समुच्चयों L1, L2, L3 की संकल्पना की भी सिफारिश की थी। L1 क्या है? तो L1 M4 के बराबर है। M4 के बराबर L1 है। NM3 प्लस डाकघर बैंकों की सभी जमा राशियाँ और राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र को छोड़कर। L2 क्या है? L2 में सावधि ऋण देने वाली पुनर्वित्त संस्थाएं सावधि जमा यानी शामिल है और वित्तीय संस्थानों द्वारा सावधि उधार और जमा प्रमाण पत्र, यानी L2 बराबर L1 प्लस FI प्लस DS। L3 में क्या है? L3 में L2 और NBFC यानी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां शामिल है, तो ये L3 बन जाएगा। डिजिटल करेंसी, तो जो डिजिटल करेंसी बता चुके पहले कि 1 दिसंबर 2022 में सेंट्रल बैंक ने आरबीआई ने यानी CBDC डिजिटल मुद्रा ई-रुपया लॉन्च किया। इलेक्ट्रॉनिक संस्करण खुदरा लेन देन के लिए लक्षित है। पायलट परियोजना के रूप में 4 देशों जैसे 4 शहरों मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर और भुवनेश्वर में से लागू किया गया है। CBDC एक ई-रुपया है। तो बताते हैं CBDC के बारे में। आरबीआई द्वारा अपनी मौद्रिक नीति के अनुरूप जारी की गई डिजिटल रुपया में जारी वैध मुद्रा या लीगल टेंडर, तो वैध मुद्रा बनाई गई है। फिएट करेंसी के समान है और फिएट करेंसी के साथ परस्पर विनिमय भी है, यानी कि इसे किसी मूल्यवान धातु के संपर्क में उसे नहीं बनाया गया बल्कि सरकार द्वारा गारंटी प्राप्त है। CBDC कागजी मुद्रा का डिजिटल रूप है। कागज मुद्रा को रखने के लिए डिजिटल रूप है। किसी भी नियामक संस्था द्वारा संचालित नहीं होने वाली क्रिप्टो करेंसी के विपरीत केंद्रीय बैंकों द्वारा जारी समर्थित वैध मुद्रा है, यानी जो क्रिप्टो करेंसी वो किसी से समर्थित नहीं है, लेकिन ये जो डिजिटल रुपया है तो वो समर्थित है सरकार द्वारा।
इसका उद्देश्य जोखिम को कम करना और भौतिक संपत्ति को संभालने वाले फटे पुराने नोटों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की लिए परिवहन बीमा राशद को लागत को कम करना है। तो परिवहन जो है बनाना पड़ता था, नोट छापने पड़ते, तो उसको कम करेगा अब यह लोगों को धन हस्तांतरण के साधन के रूप में क्रिप्टो करेंसी से भी दूर रखेगा। तो और क्रिप्टो करेंसी से भी लोग आकर्षित हो रहे थे क्रिप्टो करेंसी की ओर, तो उससे दूर रहेंगे। डिजिटल रुपए के उपयोग और इसके द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, साथ ही पहुंच के विभिन्न स्तरों पर के आधार पर आरबीआई ने 2 श्रेणियों में विभाजित किया है। एक तो खुदरा रुपया और थोक के आधार पर। खुदरा रुपये ये मुख्य रूप से खुदरा लेन देन और नकदी का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण, जिसका संभावित रूप से लगभग सभी व्यक्ति के द्वारा उपयोग किया जा सकता है और भुगतान निपटान तक और धन की पहुंच प्रदान की जा सकती है। थोक बाजार में जो सीबीडीसी है उसे केवल चुनिंदा वित्तीय संसाधनों तक सीमित पहुंच के लिए डिजाइन किया है। थोक बाजार में बाजार में ई रुपये कैसे प्रसारित किया जाएगा, यानी बाजार में जो रुपया है कैसे प्रसारित किया जाएगा। ई रुपये कागजी मुद्रा और सिक्कों के समान वर्गमूल में जारी किए जाएंगे। ई रुपया जो है कागज और सिक्कों के समान जारी किए जाएंगे और यानी बैंकों के माध्यम से वितरित किए जाएंगे ई रुपया। और लेन देन में भागीदार बैंकों द्वारा पेश किए गए डिजिटल वॉलेट, जो बैंक ने जारी किए डिजिटल वॉलेट हैं, उसके माध्यम से मोबाइल फ़ोन में उपकरण में संग्रहित किए जाएंगे। मतलब मोबाइल फ़ोन में उसे इंस्टॉल कर लिए जाएंगे उन ऐपों को जो डिजिटल वॉलेट होंगे। फिर उनमें लेन देन व्यक्ति से व्यक्ति और व्यक्ति से व्यापारी में हो सकेगा। P2M लेन देन जैसे खरीदारी के लिए व्यापारिक स्थलों पर QR कोड भी होगा, तो उससे लेन देन कर सकते हैं। फिर उपयोगकर्ता बैंकों से डिजिटल टोकन निकालेंगे और अपने वॉलेट में रख लेंगे, निकाल सकेंगे जैसे वर्तमान में नकदी निकालते हैं। वे अपने टोकन को वॉलेट में रख सकेंगे और ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से खर्च कर सकेंगे और उन्हें ऐप के माध्यम से हस्तांतरित किया जाएगा। ई रुपये के अलावा एक भौतिक मुद्रा को बनाए रखने की लागत को कम करेगा और भुगतान प्रणाली का वैश्वीकरण करेगा, यानी भुगतान आसान हो जाएगा और मुद्रा भी नहीं रखनी पड़ेगी। और प्रमुख चुनौतियाँ हैं कि गोपनीयता और सुरक्षा संबंधी चिंताएं हैं इसमें। ई रुपये की संवेदनशील उपयोग और भुगतान डेटा को बड़े पैमाने पर संचारित करने की क्षमता है, यानी भुगतान को बड़े पैमाने पर संचारित करना होगा। ये एक परेशानी है थोड़ी। इस डेटा का दुरुपयोग नागरिकों की निजी लेन देन और जासूसी के लिए आसानी से किया जा सकता है। एक ऑनलाइन लेन देन क्या ले रहा है क्या दे रहा है, तो निजी जासूसी हो सकती है, कितना रुपया उसके पास है, ये जासूसी हो सकती है। फिर डिजिटल डिवाइड और वित्तीय निरक्षरता। डिजिटल निरीक्षण उच्च स्तर है। भारत में ई रुपये की सफलता के मार्ग में सबसे बड़ी चुनौती और बाधा है कि डिजिटल साक्षरता नहीं है, लोगों को उतना आता ही नहीं है डिजिटल लेन देन करना, तो इस साक्षरता चुनौती है। इसके अलावा डिजिटल सेवाएं जो है स्थानीय भाषा में उपलब्ध नहीं है, यानी कोई किसी भाषा का है, कोई किसी, तो और सारी सुविधाएं स्थानीय भाषा में उपलब्ध नहीं है, जो वित्तीय साक्षरता के लिए बड़ी बाधा है। यानी हर लोग तो इंग्लिश में नहीं चला सकते ना, तो ये बड़ी बात है ई रुपया। ई रुपये समाज पर सकारात्मक प्रभाव क्या होगा, तो नोटों की छपाई कल्याण में कमी होगी, धन वितरण मतलब सामाजिक कल्याण हेतु अधिक धन उपलब्ध हो जाएगा और छपाई नहीं करनी पड़ेगी सरकार को। फिर जालसाजी जैसे नकली मुद्रा से समाज का बचाव होगा, यानी जो नकली मुद्रा छाप के काम चलाते थे उससे समाज बचेगा। तो नकारात्मक प्रभाव ही है। नकारात्मक प्रभाव है नारकोटिक्स, आतंकवाद के वित्त पोषण और मानव तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग के उपयोग में इसका उपयोग किया जा सकता है। यानी कौन धन का उपयोग कर रहा है, कोई भी कर सकता है। आतंकवाद के खिलाफ, मानव तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग में इसका उपयोग हो सकता है। फिर अवैध गतिविधियों में युवा पीढ़ी की संलिप्तता में वृद्धि तथा जनसंख्या लाभांश की हानि हो सकती है, यानी लोग चुराने की सोचेंगे ऑनलाइन,
फिर डिजिटल विभाजन का कारण बन सकता है। साइबर आतंकवाद जिसके प्रति सुविधा है, यानी साइबर अपराध हो सकते हैं, लोग हमला कर करके साइबर जैसे हमले करके पैसे को चुरा सकते हैं। फिर वित्तीय प्रणाली विकास के मूल्य पर आधारित है जो यूरोप की पूरी तरह से अनुपस्थित है। तो विकास के मूल्यों पर आधारित है वित्तीय प्रणाली, लेकिन यूरोपिया में पूरी तरह से अनुपस्थित है, यानी विकास कहाँ हो रहा है इस तरह से। अब उदाहरण है कि किसने बनाया है इस तरह से और यूरोपिया, तो बाहमास वर्ष 2020 में अपना राष्ट्रीय CBDC लॉन्च करने वाली पहली अर्थव्यवस्था रही। फिर नाइजीरिया है, 2020 में इसने नाइजीरिया शुरू किया, यह दूसरा देश है। फिर 2020 में चीन है, इसने सिनाई नाम का संचालन कर दुनिया की पहली प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया है। तो इस तरह से अन्य देशों ने भी डिजिटल मुद्रा को बनाया है। तो थैंक यू दोस्तों, अब ये इकॉनमी का दूसरा डिवीज़न कंप्लीट हुआ।